हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। दोस्तों, ये मेरा जीके के 1000 सीरीज़ चल रहा है। इससे पहले हम हिस्ट्री के 200 प्रश्न, ज्योग्राफी के 200 ऑलरेडी प्रश्न और भारतीय संविधान के 200 प्रश्न ऑलरेडी करवा दिया हूँ। दोस्तों, आज मेरा जो है ये टॉपिक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का है। इसमें भी हम 200 प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था के पढ़ेंगे। इसके बाद 200 प्रश्न जो है साइंस के पढ़ेंगे, तब ये जीके के 1000 सीरीज समाप्त होगा। तो दोस्तों, आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के मेरा जो पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए दोस्तों, ये रिवीजन के तौर पर है, इसमें उत्तर भी आपको शामिल ही है। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम अगर की तैयारी करते होंगे, तो एग्ज़ाम देने अगर जाते होंगे, चाहे वो रेलवे हो, बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, तो इसकी रिवीजन करके अवश्य ही जाए। जरूर इसमें से आपको प्रश्न अवश्य ही आएगा। तो देखिए, इसी की व्याख्या हम यहाँ पर समझते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी पुस्तक एन इक्वेरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 से अर्थशास्त्र को मान्यता प्राप्त हुई थी, इसलिए इनको अर्थशास्त्र के जनक भी कहा जाता है या कहते हैं। इसमें देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है, JAM का फुल फॉर्म क्या है। तो हो जाएगा जनधन आधार मोबाइल। देखिए यहाँ से ये भी प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये देखिए जाम का फुल फॉर्म यहाँ से फिर आपको हम बताते हैं व्याख्या में। जाम JAM, जाम का पूरा नाम है जनधन आधार मोबाइल। जनधन मोबाइल आधार, जनधन खाते को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़कर सरकारी सब्सिडी को बिना किसी रिसाव के सीधा लाभार्थी के खाते में नकदी प्रदान करने के प्रणाली को ही जाम कहते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा JM केन्स। देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। JM केन्स के पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी को प्रतिपादित सिद्धांतों से 1930 की वैश्विक मंदी दूर हुई थी, इसलिए इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है। दोस्तों आपको बता दें, हमारे भारत में जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था ये विद्यमान है। देखिए इसकी व्याख्या यहाँ से हम भी आपको समझाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के तत्वों का श्रेष्ठ समायोजन है। इसके अंतर्गत आर्थिक संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग पर सरकार अथवा राज्य का नियंत्रण होता है। साथ ही निजी क्षेत्र के विकास का भी उपयुक्त अवसर प्राप्त होता है। इसका व्यवहारिक रूप संयुक्त उपक्रमों के अंतर्गत दृष्टिगोचर होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था इसका उदाहरण है। इसमें देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, वह अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समर्थन होती हैं कहलाती है। कि इसकी व्याख्या, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था इस प्रकार के पर्याप्त मात्रा में पूंजी एवं संसाधन उपलब्ध होते हैं। ये अर्थव्यवस्थाएं अपने नागरिकों की लगभग सभी ज़रूरतों की पूर्ति करने में सक्षम होती हैं। इसमें देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये प्राथमिक जो है क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए यहाँ से इसकी व्याख्या, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, जैसे कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्पादन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों आपको द्वितीय क्षेत्र आपको बताते हैं। देखिए अगर हम आलू के अगर उत्पादन करते हैं तो होगा प्राथमिक क्षेत्र, और अगर आलू को वही हम
फैक्ट्री में अगर तैयार करके चिप्स बनाते हैं तो हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र, और जब इसी को सर्व मतलब सेवा करके बेचते हैं तो यही हो गया मेरा तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए फिर से आपको बताते हैं, जैसे मक्का का खेत जो किसान द्वारा किया जाता है तो होगा प्राथमिक क्षेत्र, इसी मक्का को कुरकुरे बनाना फैक्ट्री में तो हो जाएगा द्वितीयक सेक्टर, और जब इसी को जो बेचा जाता है मार्केट में तो तृतीयक सेक्टर में वो आते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। जैसे देखिए फिर आपको यहाँ पे इसका तो उत्तर हो जाएगा विनिर्माण, जैसे हम आपको बताए हैं। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल हैं, और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण को शामिल किया जाता है, जैसे इसी को कुछ नए चीज़ में कन्वर्ट करना, और तृतीय क्षेत्र में सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। पढ़ाना भी सभी सेक्टर में शामिल किया जाता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में रखा था। यह योजना 10 वर्षीय थी, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे: राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना तथा लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, गांधीवादी योजना द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा। इसकी व्याख्या यहाँ से आप समझिए। वर्ष 1944 में महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना नाम से योजना बनाई है। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राप्त आर्थिक विकास की दर थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.6% विकास की दर के लक्ष्य रखा गया था। देखिए दोस्तों यहाँ से हम आपको बताते हैं प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो है 1 अप्रैल 1951 से है 31 मार्च 1956 तक, और जो बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, किस मॉडल पर? तो हो जाएगा ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य था इसमें कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना, और विकास दर जो है लक्षित 2.1%, आप प्राप्त 3.6 प्राप्त हुआ, वही मेरा प्रश्न था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्या 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई है। योजना आयोग की प्रकृति गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक है। योजना आयोग का पदेन प्रधान अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। जैसे अभी जो है प्लानिंग कमीशन का हटा को नीति आयोग की शुरू किया गया 1 जनवरी 2015 से, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी स्वयं प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। और योजना आयोग के अंतिम जो अध्यक्ष जो नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि इसी के कार्यकाल में योजना आयोग के समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना किया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, सर्वोदय योजना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ से एग्ज़ाम के दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। इसके तहत कृषि एवं कृषि आधारित लघु
एवं कुटीर उद्योग पर विशेष बल दिया गया है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, योजना अवकाश के 3 वर्ष थे कौन कौन। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से हम समझाते हैं। योजना अवकाश जो है जो 1 वर्ष योजना के चला था, इसे के योजना अवकाश भी कहते हैं। 1966 से 1967 यहाँ देखिए, और 1967 से 1968 पहला तो हो गया 1966 से 1967 और 1968 से 1969 जो 3 वर्ष जो चला था, 1 वर्ष योजना, इसी को अवकाश योजना भी कहते हैं। तो उसका तो उत्तर हो जाएगा 1966 से 1969, ये 3 वर्ष का चला था अवकाश। देखिए यहाँ पे सन 1962 में भारत चीन युद्ध के साथ तथा सन 1965 में पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही है, जिसके कारण चौथी योजना के स्थान पर 3 1 वर्षीय योजना लागू की गई, जो अभी जस्ट आपको बताए हैं। 1966 से 1967, 67 से 68 और 68 से 69, ये सन जो 1966 से लेकर 1969 के बीच ये चली योजना। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? CEO। तो उसका उत्तर हो जाएगा ये सिंधु श्री खुल्लर। देखिए यहाँ से इसकी व्याख्या, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, केंद्र में सचिव स्तर का अधिकारी प्रथम सिंधु श्री खुल्लर, और वर्तमान में VR सुब्रमण्यम है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? जैसे हम आपको बताए हैं 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया। तो उसका उत्तर हो जाएगा ए, वर्ष 2015 में योजना आयोग के समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। और नीति आयोग की प्रकृति गैर संवैधानिक तथा गैर वैधानिक है। देखिए यहाँ से नीति आयोग की प्रकृति गैर संवैधानिक तथा गैर वैधानिक है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय गणना हेतु आधार वर्ष है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1911 से ये 12 है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, आधार वर्ष से तात्पर्य उस वर्ष से है जिसकी कीमतों को आधार मानकर वर्तमान अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है। 1 जनवरी 2015 को आधार वर्ष और 2004 से 5 को बदलकर 11 से 12 कर दिया गया है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से स्थापित पहला भारतीय बैंक किसे माना जाता है? देखिए यहाँ से इसकी तो व्याख्या हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक को। देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक को माना जाता है, जबकि पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक है को माना जाता है, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। देखिए GNP बराबर होता है GDP टोटल प्लस विदेश से प्राप्त जो आय होते हैं, ये दोनों मिलाकर होते हैं ये। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा ये ए। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य उस राष्ट्रीय उत्पाद से हैं जिसका मूल्य साधन लागत या उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर तय किया जाता है। बाजार कीमत पर देखिए GNP बराबर GDP प्लस में विदेश से प्राप्त निवल जो आय होता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया है कौन? तो इसका उत्तर हो जाए दादा भाई नौरोजी। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या यहाँ से इसके बारे में देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1876 में दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867 से 68 के लिए की गई है। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति वर्ष बताई है। 1911 से लेकर 1912 में फिडले सिराज द्वारा प्रति व्यक्ति आय
₹49 बताई गई है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले मूल्य ह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो उसका उत्तर हो जाएगा मतलब शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होगा, NNP। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो NNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले मूल्य ह्रास को घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। देखिए इसी में GNP बराबर GNP मूल्य ह्रास होता है। गरीबी के दुष्चक्र को सिद्धांत किसने दिया था? उसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर रेगनर अर्नरकसे ने। देखिए यहाँ से इसकी व्याख्या, गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर अर्नरकसे द्वारा किया गया। इसके अनुसार गरीबी का कारण गरीबी है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक निश्चित समय अवधि में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की स्थिति क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निष्पदन मुद्रास्फीति। निष्पदन मुद्रास्फीति स्टेज इन्फ्लेशन निष्पदन मुद्रास्फीति की अवधारणा का प्रतिपादन फ्रेडरिक ए वान द्वारा किया गया था। यह एक ऐसी आर्थिक दशा है जिसमें एक ही समय अवधि में मुद्रास्फीति व बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की स्थिति पाई जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा स्फीति दर तथा बेरोजगारी दर में। इसी में देखिए इसकी व्याख्या, फिलिप्स वक्र सकारात्मक और नकारात्मक मुद्रास्फीति दर दोनों के लिए बेरोजगारी पर प्रभाव का वर्णन करता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा। देखिए यहाँ से RBI द्वारा अर्थव्यवस्था में साख संतुलन या मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक वाहन एस्केपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों की सीमा अवधि रखी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 15 वर्ष। देखिए स्वैच्छिक वाहन एस्केपिंग नीति की घोषणा व्यक्तिगत वाहनों के मामले में वर्ष मतलब 20 वर्ष के पश्चात तथा वाणिज्यिक वाहन के मामले में 15 वर्ष पश्चात वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में जांच की जाएगी। दोस्तों इससे आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।